Hello, Namaskar Adab and Sat Sri Akal. Welcome to our podcast series Not Shit Debate. यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जहाँ पे हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो ये वाला जो पॉडकास्ट है वो कंटिन्यूएशन है हमारे पॉडकास्ट का, जिसपे हमने एनडीए वन जो सरकार थी उसके ऊपर डिस्कशन करी थी। अब कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा पठानकोट और उरी अटैक के बारे में, जो कि इंडियन एयरफोर्स बेस पे हुआ था पठानकोट पे। तो इस अटैक में 6 हाईली आर्म्ड टेररिस्ट ने अटैक किया था हमारे एयरफोर्स बेस पे ऑन जनवरी 2016। ये जो टेररिस्ट अटैक था ये लगभग 3 दिन चला था और जो भी टेररिस्ट थे वो न्यूट्रलाइज हो गए थे इस अटैक में। इस अटैक में हमारे 7 सिक्योरिटी मैन और लेफ्टिनेंट कर्नल एनएसजी कमांडो निरंजन कुमार शहीद हुए थे। मसूद अजहर है जैश ए मोहम्मद का चीफ, वो मास्टरमाइंड पाया गया था इस अटैक के पीछे। तो जो टेररिस्ट थे उनके पास 50 केजी एम्यूनेशन, 30 केजी ग्रेनेड्स और काफी सारे असॉल्ट वेपन्स भी पाए गए थे। एक सिमिलर अटैक हुआ था उरी बेस पे सितंबर 2016 में, जिसपे 4 मिलिटेंट्स ने इंडियन आर्मी बेस पे अटैक किया था जो कि उरी में था। तो इस अटैक में इंडियन आर्मी के 19 सोल्जर्स शहीद हो गए थे और इसमें भी जैश-ए-मोहम्मद की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। तो 11 दिन बाद उरी अटैक के इंडियन सरकार ने अनाउंस किया था कि उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट करी है सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स के एलओसी के अक्रॉस। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि उनको काफी ज्यादा क्रेडिबल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी टेररिस्ट टीम्स की, जो कि एक हिंदुस्तान की जमीन में जम्मू कश्मीर और वेरियस मेट्रो सिटीज में घुसने की कोशिश कर रहे थे और टेररिस्ट अटैक करने का प्लान कर रहे थे। रिपोर्ट्स का मानना है कि जो अटैक था ये ग्राउंड बेस्ड अटैक था और ये लगभग 1 से 3 किलोमीटर अंदर था पीओके के। इसमें लगभग 3 से 4 टीम्स बनाई गई थी इंडियन सोल्जर्स की, जो कि कंप्राइज करती थी 70 to 80 इंडियन सोल्जर्स। इस अटैक में 7 टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 38 टेररिस्ट और 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स की भी मौत हो गई थी और इंडिया ने कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं करी थी। तो अब मैं बात करना चाहूँगा पुलवामा अटैक की, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे डेडलीस्ट अटैक भी माना जाता है। तो ये टेरर अटैक जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। ये अटैक फेब 2019 में हुआ था। जैश-ए-मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर्स ने अपना जो व्हीकल था उसे सीआरपीएफ की बस में मार दिया था। उनके व्हीकल में लगभग 100 केजी एक्सप्लोजिव थे, जिससे उसी टाइम एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तो इस अटैक में सीआरपीएफ के काफ़ी सारे जवान ज़ख्मी भी हुए थे। यूनाइटेड नेशन और जो ग्लोबल लीडर्स हैं जैसे यूएस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया ने इस अटैक को कंडेम किया था और इंडिया की तरफ अपना सपोर्ट जताया था। तो जो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, इसके अगेंस्ट इसमें रिटेलिएट करते हुए इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है लॉन्च करी थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक का जो एक ही मिशन था कि जो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। इस एयर स्ट्राइक में हमारे 12 इंडियन फाइटर जेट्स ने एलओसी क्रॉस करके एरियल शूट डाउन किया था पाकिस्तानी बेस जैश ए मोहम्मद ग्रुप के सबसे बड़े कैंप पर। जिस टाइम ये एरियल शूट डाउन किया गया था 26 फरवरी को, उस टाइम माना जाता है कि लगभग उस कैंप में 325 टेररिस्ट और 25 से 27 ट्रेनर्स थे उस कैंप में। अब मैं नेशनल सिक्योरिटी से हटकर वापस आपका ध्यान स्कैम्स के ऊपर लाना चाहूँगा, जो कि एनडीए 1 के टाइम पे हुए थे। तो इस बार सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बैंक लोन फ्रॉड्स के ऊपर। तो इकोनॉमिस्ट और एक्टिविस्ट ने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसमें पाया गया और रिजर्व बैंक ने कंफर्म किया कि जो एनडीए गवर्नमेंट यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट थी, उसमें जो लोन फ्रॉड के केसेस हुए थे, वो 55,000 करोड़ रुपीस ज़्यादा थे यूपीए 2 की गवर्नमेंट से। अब हम चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ ओवर द ईयर्स एनडीए के आने के बाद लोन फ्रॉड्स केसेस में। दूसरा जो स्कैम था, वो है अडानी ग्रुप, रिलायंस एडीएजी और एसआर चीटिंग केस, जिसमें लगभग माना जाता है 290 बिलियन रुपीस का ये स्कैम है। एक पीआईएल फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट एमएनसीज, जिसमें अडानी ग्रुप, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी कि रिलायंस एडीएजी और कुछ एनर्जी और माइनिंग कंपनीज जिसमें एसआर भी इंक्लूडेड था। तो ये माना जाता है कि ये लोग एक्यूज्ड हैं जो फंड्स हैं उनको
ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर करने का। द गार्डियन की रिपोर्ट के हिसाब से जो अडानी ग्रुप, रिलायंस एडीएजी, एसआर और सेवरल अदर कंपनीज, इन लोगों ने जो पावर इक्विपमेंट और कोल का प्राइस जो है वो बढ़ा दिया था लोगों के को चीट करने के लिए और पब्लिक कंपनी से गेन करने के लिए। तो इस स्कैम में लगभग माना जाता है कि 40 कंपनी इन्वॉल्व है और ये अमाउंट करता है रुपीस 290 बिलियन। अब एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एनडीए सरकार के अंदर कितने सारे स्कैम्स हुए थे। तो अब स्कैम से हटके मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, और इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंडिया को एज अ कंट्री काफी ज्यादा बुरा बताया जाता है, काफी ज्यादा बैड बताया जाता है जर्नलिज्म के लिए, और इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस बताया जाता है जर्नलिस्ट के लिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट आई थी 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें लगातार दूसरे साल इंडिया की जो रैंकिंग है वो 142 थी अमंग 180 कंट्रीज। और इसका रीजन बताते हुए उन्होंने बताया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जो ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, ये इसने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है जर्नलिस्ट के लिए कि जो भी जर्नलिस्ट गवर्नमेंट से क्रिटिकली कुछ सवाल पूछते हैं या क्रिटिकली उनकी पॉलिसीज को अक्लेम करते हैं, तो उनको एंटी नेशनल या एंटी स्टेट का लेवल दे दिया जाता है, उनको डिफेम करने की कोशिश की जाती है। रिपोर्ट में स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी लिया गया था, और ये बताया गया था कि उन्होंने अपनी मीडिया पे जो ग्रिप है उसे काफी ज्यादा टाइटन कर लिया है। मणिपुर के एक जर्नलिस्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ क्रिटिसिज्म दिया तो उनको 12 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। गोदी मीडिया जो एक काफी फेमस टर्म है आजकल हम देख पा रहे हैं, ये कुछ पर्टिकुलर मीडिया चैनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज किया जाता है, जिनको परसीव किया जाता है कि वो माउथ पीसेस है बीजेपी सरकार के, जो कि रूलिंग पार्टी है इस टाइम। इसका एग्जांपल देते हुए मैं आपको बताऊं, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम एक फार्मर ने द वायर को बताया कि कुछ पर्टिकुलर मीडिया चैनल जो है ऑन पर्पस जो है कुछ बुजुर्ग फार्मर से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं फार्म लॉस के ऊपर, और जब वो उसका जवाब नहीं दे पाते तो वो ये शो करना चाहते हैं कि फार्मर्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको फार्म लॉस के बारे में पता ही नहीं है, या फिर फार्मर्स को खालिस्तानी करार दिया जाता है। सेम ऐसा ही कुछ पर्टिकुलर मीडिया चैनल्स ने ये किया था सीएए प्रोटेस्ट के टाइम, जो कि दिल्ली में हो रहा था, जिसमें जो वुमेन प्रोटेस्ट कर रही थी शाहीन बाग में, उनको काफी ज्यादा डिफेम करने की कोशिश करी गई थी। कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि कैसे जो लिबरलिज्म है वो कैसे डिक्लाइन कर रहा है इंडिया का। तो जो लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स है जो कि मेजर किया जाता है हर कंट्री का, जिसमें इंडिविजुअल और माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात की जाती है और चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की जाती है वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम की। उसमें इंडिया ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है 2014 के बाद। और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि कैसे इंडिया का जो स्कोर था लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स में वो कैसे गिरता गया ओवर द इयर्स आफ्टर मोदी गवर्नमेंट। दूसरा, अगर हम डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो ये भी आफ्टर मोदी गवर्नमेंट वो गिरता ही जा रहा है। इस इंडेक्स में फ्री एंड फेयर इलेक्शन और चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की जाती है और इंडिविजुअल राइट्स एंड इंस्टीट्यूशन बैलेंसेस की भी बात की जाती है। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो थी 81। और जो साउथ एशियन रीजन में अगर बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग श्रीलंका और नेपाल से भी नीचे थी। मोर ओवर आफ्टर मोदी गवर्नमेंट ये रैंकिंग ये रैंकिंग भी गिरती जा रही है, ये भी हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। और अगर अगर फ्रीडम ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो ऐसा पहली बार हुआ था इंडियन हिस्ट्री में कि 4 इंडियन सुप्रीम कोर्ट जजेस को एक मीटिंग बुलानी पड़ी मीडिया की, जिसमें उन्होंने ये बताया मीडिया को चीफ जस्टिस हैं वो मिस हैंडल कर रहे हैं सेंसिटिव केसेस को, जिससे जो कोर्ट की इंटेग्रिटी है और जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो डेंजर में है। तो उन्होंने कोट करते हुए कहा कि इंडियाज हाईएस्ट कोर्ट वाज नॉट इन ऑर्डर एंड अनलेस दिस इंस्टीट्यूशन इज प्रिजर्व्ड डेमोक्रेसी कांट बी प्रोटेक्टेड इन दिस कंट्री। अब मैं बात करना चाहूंगा मॉब लिंचिंग वगैरह के बारे में या हेट क्राइम्स के वगैरह के बारे में, जो कि एनडीए सरकार के आने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो एनडीए सरकार के आने के बाद ही तभी हमें ये वर्ड सुनने को मिला मॉब लिंचिंग। तो गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स तो हेट क्राइम्स में इंडिया में जो है तो नहीं है, बट कुछ पर्टिकुलर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने अटेम्प्ट किया था इन्हें ट्रैक करने का। इंडिया स्पेंड के अकॉर्डिंग 117 गौ रक्षा रिलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए हैं इंडिया में 2015 के बाद।
और क्विंट का ऐसा कहना है कि इन मॉब लिंचिंग्स में लगभग 88 पीपल की मौत हो चुकी है। दिसंबर 2018 में गौ रक्षक ने एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी थी बुलंदशहर में, और इवन उनकी डेड बॉडी को भी फिल्म किया गया था। पॉलिटिकली इन मॉब लिंचिंग्स की तरफ जो रिएक्शन रहता है वो या तो सरकार उनकी तरफ बिल्कुल चुप हो जाती है या फिर इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करती है। जब बुलंदशहर में पुलिस ऑफिसर को गोली मारी गई थी, तो एक बीजेपी एमएलए ने आर्ग्यू करते हुए कहा था कि उस पुलिस ऑफिसर ने खुद ही अपने आप को गोली मार ली है और मॉब का उसमें कोई रोल नहीं है। तो ये मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम्स किए जाते हैं, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट होते हैं। ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जो 86% लोग इसमें मारे गए हैं काउ रिलेटेड इंसिडेंट्स में, वो मुस्लिम्स ही थे। मॉब लिंचिंग की बात को मैं कंटिन्यू करते हुए ये बताऊँगा कि देखा गया है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि 90% जो रिलीजियस हेट क्राइम्स हैं, जो कि 2009 के बाद हुए हैं, वो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर हुए हैं। जो मुस्लिम्स हैं, जो कि 14% कंप्राइज़ करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन का, वो इन हेट क्राइम्स के 62% विक्टिम्स बने थे। अब मैं आपको हेट क्राइम से हटके थोड़ा-सा एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। कि जो 2020 एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो हम देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए भी मोदी गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छा काम नहीं किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूंगा मैं आपके साथ कि जो वर्ल्ड में 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें से 22 इंडियन सिटीज ही हैं। और जो वर्ल्ड में वर्स्ट एयर पोल्यूटेड सिटीज है टॉप 10 उसमें से जो 7 सिटीज़ हैं वो इंडियन हैं। तो हम देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट और एयर पॉल्यूशन में इंडिया की हालत कितनी ही खराब है। तो यहाँ स्क्रीन पर एक इमेज डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें हम देख सकते हैं वेरियस सेक्टर्स जिसके बेसिस पर ईपीआई स्कोर बनता है, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा था और कितना खराब था। तो हमने पिछले पॉडकास्ट में और इस पॉडकास्ट में एनडीए वन की सरकार के काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करी। हमने इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, स्कैम्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी, इन्वायरमेंट, मॉब लिंचिंग एंड हेट क्राइम्स, इन सारे एस्पेक्ट्स को ब्रीफली डिस्कस किया और फैक्ट्स प्रेजेंट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। इसी नोट पर हम अपना आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। आपसे जल्दी अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।